हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी आर स्टडी जंक्शन। तो आज हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को देखेंगे, जिसमें कि हम पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे क्वांटम मैकेनिक्स का। आफ्टर हम टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। Up to 19th century, classical mechanics proposed by Newton was enough to explain all type of motion. But to understand in world of atomic or subatomic particle scale, new branches necessary called quantum mechanics. मतलब कि पहले क्लासिकल मैकेनिक्स होती थी। क्लासिकल मैकेनिक्स मीन्स कि जैसे आप क्लासिकल म्यूज़िक सुनते हैं यानी पुराने संगीत, उसी हिसाब से क्लासिकल मैकेनिक्स थी। जिसको कि न्यूटन ने प्रपोज किया था, और उसमें ही उसी के आसपास हमारे सारे पुराने लॉज आगे पीछे उसी के घूमते थे। लेकिन जब हमने एटॉमिक और सब एटॉमिक को स्केल एटॉमिक और सब एटॉमिक स्केल पे हमने अपनी थ्योरी को अंडरस्टैंड करना समझना पड़ा, तो हमें किसकी नीड पड़ी? क्वांटम मैकेनिक्स की नीड पड़ी। ठीक है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी वो किन चीज़ों में फेल हुई थी, किन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में फेल हुई थी, उनमें से कुछ ये थे, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर और ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। ठीक है। But after the introduction of Planck's quantum theory, all these are successfully explained. पहले ये अधूरे से लगते थे क्योंकि इनकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती थी, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स से इनकी सही एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाई। तब क्वांटम मैकेनिक्स, जब प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी आई, उसके बाद ही क्या सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गई ये सब क्या तरीके के इफ़ेक्ट। ठीक है। अब हम क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, the exchange of energy between light and matter is not continuous, but it is in a small packet of energy called photon, और क्वांटा भी बोलते हैं इसको। ठीक है। तो E is proportional to nu होता है, then E is equal to h nu, where h is called Planck constant and the value of h is equal to 6.626 into 10 raised power minus 34 joule second. ओके। इसका मतलब क्या है कि क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या पढ़ते हैं? मैटर और लाइट का जो नेचर है, और जो इनमें जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, लाइट से मैटर पे जाने पे जो एनर्जी का एक्सचेंज होता है, वो किसके तरीके से होता है? क्वांटा के तरीके से नहीं, फोटोन के तरीके से होता है, वो कंटिन्यूस नहीं होता है। अब हम कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चाहे आप इसे वेव पैकेट्स भी कह सकते हैं और वेव फंक्शन भी। ठीक है। तो वेव फंक्शन के बारे में देखेंगे। वी नो दैट क्वांटम मैकेनिक्स इज माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ डायनेमिक पार्टिकल, यानी छोटे से छोटे पार्टिकल की स्टडी क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स है। ठीक है। और इसके अंदर हम वेव पार्टिकल पढ़ेंगे, यानी कि वेव फंक्शन। सो the probability that a particle will be found at a given place at a given instant of time is characterized by psi, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा है? एक्स वाई जेड टी। एक्स वाई जेड क्या है? हमारी डायमेंशंस है, और टी यानी टाइम के रिस्पेक्ट में वो सारी क्या है? अब साई का क्या नेचर है? साई क्या है? साई हम वेव के एम्पलीट्यूड से भी हम साई को दिखाते हैं। ठीक है। वेव का, किसी भी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है, आयाम होता है, वो साई होता है। पर साई की अलग अलग डेफिनेशंस हैं। ये एक तरीके का क्या होता है? फंक्शन होता है, और इसी को साई वेव फंक्शन कहते हैं, जो कि हमारे स्पेस में किसी भी श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प से किसी के भी पार्टिकल का पोजीशन, किसी भी पार्टिकल की स्थिति क्या है उस टाइम पे वो दिखाता है। ठीक है। लास्ट में क्या है? वेयर साई हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसका कोई भौतिक महत्व नहीं है, इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पे हमने साई स्क्वायर लिखा है। साई स्क्वायर क्या है? एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को दिखाता है। और साई स्क्वायर क्यों? साई इंटू साई को हम साई स्क्वायर लिख सकते हैं, तो साई इंटू साई स्टेरियट। अब साई स्टेरियट क्या है? यहाँ पे साई स्टेरियट है एक, जब साई एक कॉम्प्लेक्स है तो साई स्टेरियट एक क्या होगा? कॉन्जुगेट होगा, कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट। यानी कि अगर साई ए प्लस आई बी है तो साई स्टेरियट क्या होगा? ए माइनस आई बी। ठीक है। तो यहाँ पे इस साई स्क्वायर evaluated a particular time as proportional to the probability of experimentally finding the particle there at that time.
दैट मीन्स P is probability density is equal to psi square is equal to psi into psi स्टेरेट। ठीक है, साई स्टेरेट और साई जो है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, एक रियल भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे हमने साई स्टेरेट डिनोट करा है, यहाँ पे साई एक कॉम्प्लेक्स ही होगा, और जो साई स्टेरेट होगा वो साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। द वेव फंक्शन साई कैन बी इधर रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, वैन अ वेव फंक्शन, ये आपको समझ में आ गया होगा कि साई जो है एक फंक्शन है जो कि रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है हमारा। ठीक है, क्योंकि स्पेस में कोई पोजीशन को दिखाने के लिए ये फंक्शन रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब वैन अ वेव फंक्शन इज कॉम्प्लेक्स विद बोथ रियल एंड इमेजनरी पार्ट, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज गिवन बाय साई इंटू साई स्टेरेट। ठीक है, यानी रियल पार्ट भी होगा उसमें, एक इमेजनरी पार्ट भी होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स होगा ए प्लस आई बी की फॉर्म में होगा, जहाँ पे ए जो होगा वो उसका रियल पार्ट होगा और आई बी यानी उसका इमेजनरी पार्ट होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं श्रोडिंजर की वेव इक्वेशन के बारे में। Schrodinger derived an equation based upon de Broglie dual behavior of electron or particle and Heisenberg uncertainty principle known as Schrodinger wave equation। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बट ये है Schrodinger टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, ही अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस इन 1933, यानी कि उनको इस अपने वर्क के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया कब, 1933 में। ठीक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इसका दोबारा से एक बार स्क्रीनशॉट या फिर इन नोट्स को आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी तो इसके अगले पार्ट में मैं आपको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन को समझाऊंगी, जिसमें कि उसके आगे कई सारे आगे पॉइंट्स भी आते हैं, जैसे डायनामिकल इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। तो इसके बाद ही हमारे पास टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर वेव इक्वेशन आएगी, जिसको हम आगे आने वाले पार्ट्स में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।